और ADHD, इसके बारे में बताइए। ADHD एक डिसऑर्डर ही है जिसमें ब्रेन क्या होता है ना, एक थॉट का लूप कंप्लीट नहीं करता है। कॉन्स्टेंटली वन थॉट टू सेकेंड थॉट टू फोर्थ टू 10th विदाउट एनी रीजन भी जंप कर सकता है। ओवर डायग्नोसिस का भी इशू आता है। तो ओवर डायग्नोसिस का इशू पेरेंट्स के साइड से नहीं आता है, ओवर डायग्नोसिस का इशू यूजुअली थेरेपिस्ट के साइड से आता है। कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी OPD काफ़ी फुल रहती ही है। तो थेरेपिस्ट भी क्या सोचते हैं कि किसको भेजना है, पता ही नहीं है उनको भी। तो फिर वो भी क्या करते हैं कि जो आया, जैसे कोई बच्चा आया 3 साल का कि मैम आ तो बोल तो ना थी जैसे कर दो, तो वो लोग डायरेक्टली स्पीच थेरेपी चालू कर देंगे। वो ये उनका काम ही नहीं है तो वो नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फिर 1-2 साल बाद वो बच्चा मेरे पास आएगा, फिर मुझे पता लगता है कि उसको तो ऑटिज्म था और जिसकी वजह से स्पीच डिले था। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि जिसको हियरिंग डिफेक्ट था जिसकी वजह से स्पीच डिले था, लेकिन वो डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। स्प्रिंग का टाइम शुरू हो चुका है और बच्चे आजकल बिजी हैं अपने एग्जाम्स में, और बच्चों का ही सब्जेक्ट लेके आज हम आए हैं। आज जिनसे हम मिलने वाले हैं वो बच्चों के लिए एक डॉक्टर हैं। हम उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर पूर्वा शाह से, जो संवेदन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर चलाती हैं। शी इज़ बेसिकली फ्रॉम बड़ौदा, यहाँ पे सेटल्ड है मैरिज के बाद, और उन्होंने MBBS किया ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद में MD किया, और उसके बाद में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया इन पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक डेवलपमेंट। ये उनका स्पेशलाइजेशन है। ठीक है। उनके हस्बैंड मिस्टर जय शाह इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, और ये लोग साउथ भोपाल में अपना क्लिनिक चलाते हैं, अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। तो हम मिलेंगे और डिटेल में बात करेंगे, पर थोड़ा सा आपको इनके सब्जेक्ट के बारे में बता दूं मैं पहले। आपने काफ़ी सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका अटेंशन डिसऑर्डर होता है, फिर वो बगैर मोबाइल देखे खाना नहीं खाते, या बगैर टीवी देखे कोई काम नहीं करते, ठीक है ना, या बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। तो इन्हीं बच्चों के ये डॉक्टर हैं। आइए मिलते हैं। ज़्यादा मैं तो टाइम नहीं लूँगा, उन्हीं की ज़ुबानी सारे सवाल पूछेंगे और उनसे आप जवाब लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आई एम श्योर आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी फैमिली में या आपके नेबरहुड में या आपके रिलेशन में ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसके बारे में आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हम इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं, या आप हमें सवाल भी लिख के भेज सकते हैं और उस सवाल का जवाब हम उनसे लेके आपको भिजवा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, और स्ट्रेट अवे लेट्स मूव टू डॉक्टर पूर्वा शाह। नमस्ते मैम, हाउ आर यू? नमस्ते सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओह, आवर प्लेजर। आप बड़ौदा से? यस, born and brought up in बड़ौदा? Born and brought up, MBBS भी बड़ौदा ही किया है। अच्छा। उसके बाद आई एम इन अहमदाबाद नाउ। लेकिन वो तो उसके MBBS के बाद में आपने MD कहाँ से किया? MD पीडियाट्रिक्स मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी CU शाह से किया है। अच्छा। और उसके बाद मैं 1 साल केरला और 1 साल बैंगलोर, ऐसे मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। अच्छा, दिस सब्जेक्ट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक डेवलपमेंट के। यस। ओके। अच्छा बताइए, चलो हम MBBS तक की जर्नी आपसे नहीं बात करेंगे, हाँ। ना ही हम MD की बात करेंगे। हाँ। जो स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है वो कैसे आपने सिलेक्ट किया? तो एक्चुअली उसका जवाब MD में ही जाता है, क्योंकि जब मैं MD कर रही थी तब बच्चे बहुत आते थे। हमारा मेजर केस होता था सेरिब्रल पाल्सी करके। सेरिब्रल पाल्सी का मतलब है जो रूटीन लैंग्वेज में जिन बच्चों को अपंग बोल दिया जाता है, मसल्स काम नहीं करते हैं ब्रेन के वजह से, तो वो काफ़ी बच्चे हमारे पास आते थे। और तब मैंने देखा था कि जवाब सबके लिए यही होता था कि अब आपको सिर्फ सेवा करनी है
और थोड़ी कसरतें करवाएं और कुछ नहीं हो सकता है इनके लिए। अच्छा। मुझे लगा ऐसा तो नहीं हो सकेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जिससे ये चीज़ हम कम कर सके या प्रिवेंट कर सके या इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सके। तो मेरे जो एचओडी थे तब, डॉक्टर मुलिया करके हैं, इज़ अ वेरी फेमस पीडियाट्रिशियन देयर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ये फील्ड, अच्छा। डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी। ओके। तो ये डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी का वहाँ से मुझे पता चला था। फिर वो ढूंढ के इंटरव्यूज़ और वो सब क्लियर करके मैंने केरला एक हमारा बेस है, ये फील्ड के लिए वो ही बेस है। I see. इंडिया में पूरा ये डेवलप ही वहाँ से हुआ है। अच्छा। एम के सिनायर करके सर है, वहाँ वो करवाते हैं। ओके। तो फिर वहाँ मैंने लिया, वहाँ वो पढ़ाई की। वहाँ जाके मुझे पता चला कि देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड अर्ली इंटरवेंशन। अच्छा। मतलब अगर कोई बच्चा जन्म हुआ है, न्यूनेटल आईसीयू में उसको भर्ती किया गया है, उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला है जन्म के वक्त, वैसे बच्चे को हम फर्स्ट 3 मंथ्स में आइडेंटिफाई करके उन पे वर्क चालू करें तो ये सेरेब्रल पाल्सी हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ओह अच्छा। यस। तो आप इमेजिन कीजिए, आप लिटरली किसी की डिसेबिलिटी प्रिवेंट कर रहे हो। प्रिवेंट कर रही है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग थी, और क्योंकि बहुत कम पीडियाट्रिशियंस को ये चीज़ में इंटरेस्ट होता है लेकिन नीड बहुत ज़्यादा है, आई थॉट मुझे इसी में करना है कुछ आगे। ओके। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। ओके। सो एक बार फिर से रिपीट करिए फॉर दोज यंग पेरेंट्स या जो पेरेंट्स इन द मेकिंग है कि ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म हुआ और उसको आगे आप बताइए। यस। सो प्रिवेंशन भी सिर्फ जन्म के बाद हो सकता है वैसा भी नहीं है जी। कंसेप्शन का पेरेंट्स मतलब प्लानिंग करे, जो फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, तभी से ध्यान रखे, क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। वो हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत नया है, लेकिन वेस्ट में ये प्रूव हो चुका है कि एपिजेनेटिक्स मतलब अगर मैं अभी हूँ, मेरे हस्बैंड है या फिर कोई और कपल है जो कोई प्लान कर रहा है, राइट, उनका तब का स्ट्रेस लेवल, फैमिली डायनामिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, राइट, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, फूड हैबिट, स्लीप, ये सारा डीएनए लेवल पे अफेक्ट होता है। अच्छा। साइलेंटली यू डू नॉट नो दैट। करेक्ट। लेकिन ये बच्चे के फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे इफेक्ट दिखती है आफ्टर देयर बर्थ। सो द फर्स्ट प्रिवेंशन कम्स एट द कंसेप्शन ओनली। अच्छा। द सेकेंड प्रिवेंशन कम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके हम लोग वो काम करते हैं। अच्छा। कि तब कुछ टेस्ट होते, रिपोर्ट्स होते, वो देख के हम लोग उनको काउंसिल करते हैं। एंड जो थर्ड आपने बोला कि बच्चा आ गया है तो अभी क्या ध्यान रखना है, राइट। यूजुअली मैं सब पेरेंट्स को बताती हूँ कि जब भी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो, रूटीन वैक्सीनेशन के लिए, तब उनके विकास के मापदंड आपको देखने हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स तब आपको देखने ही हैं। Okay. आपके पीडियाट्रिशियन को जाके बोलिए 6 वीक्स पे जा रहे हो, 14 वीक्स पे जा रहे हो, या फिर आप 6 मंथ्स पे जा रहे हो, कि ये माइलस्टोन्स बराबर आ रहे हैं इस बच्चे के, कोई सॉफ्ट मार्कर है हमने मिस कर दिया है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास नहीं आने वाले हैं जी। आइडियल सिनेरियो वही है। साउथ में ऐसा होता है कि बच्चे को अगर न्यूनेटल आईसीयू में भर्ती किया है तो एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन भी जाता है उसका देखने के लिए कि कैसा हो रहा है, उसका न्यूरोलॉजी, ब्रेन इंटैक्ट है कि नहीं है। लेकिन अभी गुजरात में इतना अवेयरनेस और कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप अवेयरनेस लाइए ना। यस वही हम कर रहे हैं कोशिश लेकिन ये बहुत जरूरी है। सो आइडियली अगर बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट किया है तो फर्स्ट स्क्रीनिंग उसका 3 मंथ्स पे तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो अर्ली इंटरवेंशन उसको मिल गया तो हम लिटरली डिसेबिलिटी डिसऑर्डर प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। And that is a चांसेस है, huge deal. हियर चांस है। 90% chance, which is a huge chance. It's a big, yes. Yes. it's a big thing. So friends, I think it makes a lot of sense कि आप इस चीज़ को थोड़ा और डीपली समझें कि ये सेरेब्रल पाल्सी जो बहुत पेनफुल होता है फॉर पेरेंट्स, फॉर द एंटायर फैमिली एंड द किड ऑल्सो, तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ 90%. सो
अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहती हैं तो ऑलवेज यू कैन मीट डॉक्टर पूर्वा शाह। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आपने ये बता दिया कि जेनेटिक भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है, पर ये टोटली ये डिसऑर्डर्स जो है ये मैनेज किए जा सकते हैं, अवॉइड किए जा सकते हैं? अवॉइड 100% तो नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन से लेवल पे कब इश्यू आ गया है, और जेनेटिक फैक्टर को अवॉइड करना पॉसिबल इतना नहीं है। बट स्ट्रेस लेवल जो इसकी वजह से ये हो रहा है, हाँ, वो सो एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक में डिफरेंस होता है। I see. एपिजेनेटिक्स मतलब हम खुद से अपने डीएनए में अनकॉन्शियसली चेंजेस करवा रहे हैं। I see. जेनेटिक का मतलब ऐसा है कि मम्मी या पापा में किसी में ऑलरेडी कुछ खामियां थी जो बच्चे में हमें दिख रही है, आ रही है, तो वो जेनेटिक जो इश्यूज आते हैं, या फिर बच्चे में ही एक्सीडेंटली कोई चेंज आ गया, ठीक है, मतलब जब बन रहा था तब एक्सीडेंटली ही कोई चेंज आ गया उसके जेनेटिक लेवल पे, तो वो इश्यू आ रहा है। तो वो चीज़ को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन येस आई एग्री विथ योर सेकंड पॉइंट, 100% हम मैनेज कर सकते हैं। और यही मिसकंसेप्शन है काफ़ी लोगों में, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। उनको लगता है कि सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ऑटिज्म है, ADHD है, या कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो मतलब हो गया, अभी हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है, जो बिल्कुल सही नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें बहुत हद तक मैनेजेबल है। तो डॉक्टर पूर्वा शाह ये बताइए कि जब एपिजेनेटिक्स के बारे में आपने बताया तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें अगर चेंजेस मुझे नहीं लाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा, वो तो अनकॉन्शियसली हो रहा है और वो होना भी नहीं चाहिए। यस, ठीक है ना, और दैट टू बिकॉज वो नेक्स्ट जनरेशन को इफेक्ट करने वाला है। डेफिनेटली। सो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे पेरेंट्स को, यंग पेरेंट्स को या होने वाले पेरेंट्स को? हाँ, सो होने वाले पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये एडवाइस। सबसे पहले तो क्या होता है ना कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और करियर क्लॉक साथ में ही चलता है, अनफॉर्चुनेटली सबके लिए। तो करियर का स्ट्रेस भी सबसे ज़्यादा वही एज में होता है, और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी सबसे ज़्यादा एक्टिव वही एज में होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब शॉर्ट टर्म ऑफिस में ये हुआ या काम पे ये हुआ, वो घर पे जितना हम लाएंगे वो रिलेशनशिप पे तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन आपके स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिजोल लेवल्स, ये सारी चीज़ों पे बहुत अफेक्ट करता है। और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, हम लोग काफ़ी बार बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें ऐसा लगता है कि ये तो पता ही है, लेकिन फिर भी ये वापस से रीइंफोर्स करना इतना ज़रूरी है कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, गुड स्लीप, पानी अच्छे से पीना, हाइड्रेशन, गुड बैलेंस डाइट, टाइम से खा लेना, जो डॉक्टर्स के लिए थोड़ा टाइम पॉसिबल नहीं है लेकिन दूसरों के लिए ये, और एक रूटीन कोई एक्सरसाइज शेड्यूल रखना। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट की यही टेक्निक्स है, और यही हो जाए। ये सिंपल ही चीजें हैं जो सालों से चलती आ रही है, लेकिन हम स्ट्रेस या प्रायोरिटीज चेंज हो जाने की वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप इस बात को, छोटी सी बात को आप समझ लीजिए कि ये शायद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को सही सलामत रखेगी। तो टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा, पेरेंट्स जब ये हो जाता है, बच्चा भी हो गया एंड देन उसके पास काफ़ी सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो जब वो आपके पास आते हैं एज न्यूरोलॉजी के जो आप डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, क्या क्या मिसकंसेप्शन लेके आते हैं? सो सबसे पहले तो देयर आर 2 क्लास ऑफ पेरेंट्स में, इसमें ऐसा बोलूँगी। एक जो काफ़ी सेल्फ अवेयर है कि जो छोटी चीज़ में ही तुरंत अवेयर होके आ जाते हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब पे भी काफ़ी कुछ आने लगा है। उनको मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मुझे ये बोलना पड़ता है कि ये नॉर्मल है, ये आ जाएगा। सो मेरी हाफ ओपीडी डायग्नोसिस की जगह कुछ नहीं है ये समझाने में जाता है, काउंसलिंग जैसा। यस यस यस, कि आप इतनी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये चेंजेस कीजिए कुछ एनवायरनमेंट में और ये आ जाएगा। सो दैट इज़ फर्स्ट सेट ऑफ पेरेंट्स। द सेकेंड सेट ऑफ पेरेंट्स वो हैं जो काफ़ी टाइम डिनायल में रहकर आए हैं। मतलब उनको दिख रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1 साल पे तो कुछ ना कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारी सोसाइटी है जो ऐसा बोलेगी
अरे इसका पापा भी लेट बोला था, ये भी लेट बोलेगा, आप वेट कर लो। अरे ऐसा तो होता रहता है, बच्चा है, मस्ती करेगा, चीजें फेंक देगा, मार सकता है, यू नो थिंग्स लाइक दैट, कि वेट कर ले, वेट कर ले। तो दिख रहा है उनको 1-2 साल से, लेकिन वो आएंगे ऑलमोस्ट 1 और साल बाद, जब वो लोग रूटीन ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं, राइट। सो वो डिनाइल वाले पेरेंट्स हैं, ओके। जिनको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पता है कुछ ना कुछ है। यहाँ के माय मेन थिंग इज कि जब मैं डायग्नोसिस देती हूँ, मुझे लगता है क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं, आई वांट कि जो पेरेंट्स मेरी ओपीडी से बाहर जा रहे हैं, मेरे कैबिन से बाहर जा रहे हैं, दे शुड गो होपफुल। दे शुड नॉट गो कि अच्छा हम लोग ये सोच रहे थे कि हाँ उसको ऑटिज्म होगा, अभी तो मैम ने बोल दिया ऑटिज्म है, अब तो खत्म। नहीं, माई मेजर स्ट्रेंथ इज नॉट टू काउंसिल देम रिगार्डिंग डायग्नोसिस, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। यस, कि अभी तो उसका हम जो भी करेंगे इम्प्रूव ही होगा, क्योंकि नाउ वी नो कि व्हाट द प्रॉब्लम इज। ठीक है। हमें ये जानना है, आई एम श्योर एवरीबडी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस, स्पीच डिले और लेट टॉकर, ये दोनों में एक तो डिफरेंस क्या है? यस, और कैसे इसको आप अटेम्प्ट करते हैं टू क्योर? राइट। सो हमारे पीडियाट्रिक्स में एक बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ की रेंज होती है। मतलब जैसे मुझे देखना है कि बच्चा कब चलना सीखा है, कुछ पेरेंट्स बोलेंगे 11 महीने पे सीखा है, कुछ बोलेंगे 12 महीने पे, कुछ बोलेंगे 15 महीने पे। कुछ बार पेरेंट्स को लगा है कि 15 महीने पे सीखा है इसलिए लेट है, लेकिन वो रेंज है। सो अगर 11 to 15 मंथ्स में वो वॉकिंग करना सीख रहा है तो वो नॉर्मल टाइम पे ही सीख रहा है, लेकिन वो अपर रेंज में आ रहा है, मतलब 15 मंथ्स पे सीखा है। तो स्पीच के लिए भी ये सेम चीज़ है। अच्छा। कि रेंजेस होती हैं। जैसे आइडियल सिनेरियो 1 साल के बच्चे के लिए ऐसा है कि वो मम्मा पापा बा दादा उसके अलावा 3-4 शब्द और बोल रहा है, वो नॉर्मल है जी। लेकिन अगर मुझे उसका एक रेड फ्लैग देखना है, एक नीचे की सीलिंग देखनी है, तो मैं ऐसा बोलूंगी कि बच्चा एक मीनिंगफुल वर्ड भी बोल रहा है मामा पापा के अलावा जी। तो भी मैं उसको वैलिड कर दूंगी, चलेगा। ओके। सो देन सच केसेस आर योर लेट टॉकर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। कि जिसमें फैमिलियल केसेस भी होते हैं, तो but वो परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन कोई भी सिचुएशन में अगर वो रेंज से बाहर जा रहा है तो फिर उसको लेट नहीं बोलेंगे, फिर उसको डिले ही बोलेंगे हम। अच्छा। सो फॉर एग्जाम्पल 1 साल का बच्चा है, वो एक वर्ड भी मीनिंगफुल नहीं बोल रहा है, फिर 2 साल का बच्चा है, वो फ्रेजेस नहीं बना रहा है कि दे दो मुझे पानी चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे यस, तो फिर वो डिले ही है। फिर वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 साल तक तो उसके पापा भी नहीं सीखे थे तो ये भी 2 साल के बाद बोलेगा, नहीं। देन इट इज अ स्पीच डिले ओनली। ओके। और फिर हमें उसको स्पीच डिले के हिसाब से ही ट्रीट करना है, अच्छा। कि किस वजह से डिले है, और हमें और जो देखना होता है वो। तो शुड द पेरेंट्स बी वरीड, या उनको ज़्यादा चिंता हो जाती होगी? What I have seen is parents rarely pay attention to the speech. अच्छा। Unfortunately. So क्या होता है कि जो फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं कि बैठना है, खड़े रहना है, चलना है, दौड़ना है, हाथ में चीज़ें पकड़नी है, ग्रिप आनी चाहिए, क्योंकि वो दिख रही है, तो उस पर वो अटेंशन जल्दी दे देते हैं। लेकिन स्पीच के लिए क्योंकि अवेयरनेस भी उतना नहीं है, पीडियाट्रिशियन के पास भी जाते हैं तो 10 मिनट का काउंसलिंग होता है जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। ऑब्वियसली सर्दी खांसी है, कुछ है, तो पीडियाट्रिशियन का भी माइंड माइलस्टोन्स पे नहीं जाता है हर बार। तो क्या हो जाता है कि पेरेंट्स काफ़ी बार स्पीच को इग्नोर कर देते हैं कि बोल लेगा 2 महीने ले जाएगा। और स्पीच में वेरिएशंस बहुत आते हैं कि कोई बच्चा 5 वर्ड्स बोल रहा है, कोई बच्चा 2 वर्ड्स बोल रहा है, कोई 10 भी बोल रहा है, और सब नॉर्मल भी हो सकते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्पीच में मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि यूजुअली लेट ही आते हैं। सो ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीशन के बाद ही उनको ध्यान जाता है कि डिले है या कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद ही आता है। बाकी दूसरे जो फिजिकल माइलस्टोन्स है वो 9 महीने से भी पता
लगना चालू हो जाता है। ऐसे भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें बच्चे में सडन चेंजेस आ जाते हैं। आज बात कर रहा है और एकदम ही मतलब 4-5 साल का बच्चा बोलना बंद कर देता है, Yes. वो विड्रॉ कर लेता है या ऐसा कुछ, आई डोंट नो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, होता है, ये रेयर केसेस है लेकिन होता है, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। हाँ। मतलब माइलस्टोन अचीव कर लिया है उसने पहले लेकिन उससे वो रिग्रेस हो रहा है। सबसे कॉमन कॉज इसका है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, अच्छा। कि न्यूट्रिशनल फूड अच्छा नहीं मिल रहा है, B12 सीवियर B12 डेफिशिएंसी है, ऐसा कुछ है, अनीमिया है, तो रिग्रेशन आते हैं। सो हर बार में कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे आते भी हैं जिसमें रिग्रेशन आता है लेकिन वो रेयर है। मेजर कॉमन कॉज न्यूट्रिशनल इश्यूज ही होते हैं। अच्छा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज निग्लेक्ट एंड अब्यूज। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है लेकिन जो बच्चे के पेरेंटिंग उनका निग्लेक्टफुल होता है और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अब्यूज टुवर्ड्स द चाइल्ड, उनमें भी रिग्रेशन आ सकता है या फिर डिले भी आ सकता है। सो ये दोनों पहले हम लोग रूल आउट करते हैं, फिर कोई डिसऑर्डर के बारे में सोचते हैं। ऑटिज्म एक क्या कहते हैं, टैबू हो गया है या एक उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, आपका क्या मंतव्य है उसके बारे में? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दैट एंड व्हाट कैन यू एज अ डॉक्टर डू और व्हाट आर यू एज अ डॉक्टर डूइंग अबाउट इट? सर आई विल अगेन से दिस इन 2 पार्ट्स। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा टैबू है, स्पेशली हमारे साइड पे। मतलब अगर मैं ही अपनी खुद की बात करूं तो मैं अहमदाबाद बड़ौदा दोनों में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अहमदाबाद में उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा दिखती हूँ, बड़ौदा में नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसा है कि ऑटिज्म को वो ऐसा ही बोलेंगे कि ये तो पागल है, ये मंद बुद्धि है, इसको नहीं आएगा, उसको अलग रखो, ये मेरे बच्चे के साथ नहीं खेलेगा, उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसी भी जगहें हैं, जैसे हम लोग अहमदाबाद में ही ये बच्चों को रेस्टोरेंट्स में ले जाते हैं, कैफेज में ले जाते हैं, ओपन जगहों पे ले जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट भी मिलता है। मे बी बिकॉज यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है इसलिए। लेकिन टैबू सब्जेक्ट तो अभी भी ज़्यादातर टैबू ही है, दैट आई एग्री। लेकिन कुछ एरियाज वैसे भी हैं जहाँ ये डायग्नोसिस बहुत फैशनेबल हो गया है। अच्छा। जिसमें हाँ मुझे तो ऑटिज्म है या मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, ADHD है, मतलब जो हम ओवर डायग्नोसिस बोलते हैं, जो एक डॉक्टर का डायग्नोसिस नहीं है, सिर्फ इंटरनेट पे कुछ पढ़ा है या फिर कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड हेल्थ एक्सपर्ट है जी, उसने कुछ बताया है या फिर सोशल मीडिया की वजह से वो हुआ है, तो ये एक वो उन चीज़ों में कम पॉकेट्स है वो, लेकिन उसमें ये भी हो गया है। बट मेजॉरिटी रूटीन केसेस में, रूटीन पब्लिक में इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ टैबू टॉपिक। होपफुली वी आर एबल टू चेंज दैट। मैंने कई बार ये देखा भी है वेयर द फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड टू प्ले विद द किड, और कई बार हमने ये भी सुना है, देखा तो नहीं है, कि जहाँ पे पेरेंट्स जाके स्कूल में बोलते हैं कि भाई ये बच्चा तो ऐसा है और आपने उसको एडमिशन दे दिए, Yes. तो हमारे बच्चों के तो भविष्य बिगड़ रहा है इससे एंड ऑल दैट। यस, ये तो बहुत होता है, क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे आते हैं, हमारे पास अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 60 to 80 किड्स हर रोज आते हैं। रोज? हाँ, फॉर थेरेपी। थेरेपी। बड़ौदा में भी 30 to 40 किड्स आते हैं। तो व्हाट वी सी इज दिस ओनली, स्कूलिंग का मेजर प्रॉब्लम आता है। इवन व्हेन मैं लिख कर देती हूँ कि ये बराबर है, ये बच्चे के साथ बैठ सकेगा, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस पर फिर भी काम कर रहे हैं, इसको इंक्लूसिव स्कूल में ही रखना है, रेगुलर स्कूलिंग ही चाहिए, स्पेशल स्कूल की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नहीं सुनते हैं। बाय द वे मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, आपने पूछा है तो, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, a school cannot refuse admission on the basis of this criteria. अच्छा। NEP ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे का राइट है। जो मॉडिफिकेशन है, हेल्प चाहिए, वो प्रोवाइड करनी है, उसमें ना नहीं है, बट स्कूल कैन नॉट रिफ्यूज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो फिर आप क्या थेरेपी करती हैं इस तरह के बच्चों के लिए?
Yes, so I have a team of 20 people in Ahmedabad. अच्छा, बड़ोड़ा में 10 लोग हैं. हम लोग में पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट होते हैं, फिर स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ओके, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं. फिर देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड ओरोमोटर थेरेपी, जो Okay. मुंह के फीडिंग के लिए या फिर बोलने के लिए हेल्प करने के लिए हम लोग करते हैं. सो ये सारे एक्सपर्ट्स को हम लोग ऑन अ टीम लाके उनको ट्रेन करके फिर इन बच्चों को जिनको जिनको ज़रूरत है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत जी, होती जी, है, जी, जी, तो ये लोग ये चाइल्ड के साथ कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं Okay. अंडर माय गाइडेंस अच्छा, विद गोल फॉर्मेशन, और उस हिसाब से हम उनके गोल्स अचीव करते जाते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे. ओके. इज इन दैट वे. सो ये आपके नीचे आपकी गाइडेंस से Yes. ऐसे स्पेशल थेरेपिस्ट होते हैं. यस यस ओके, यस. आई सी, गुड गुड गुड, ठीक है. हमारे इंडिया में ऑटिज्म को कैसे देखा जाता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज या फार ईस्ट कंट्रीज अगर हम देखें तो हाउ आर वी लुकिंग एट ऑटिज्म? सो एक्सेप्टेंस वाइज वो लोग काफ़ी आगे हैं हमसे, अच्छा, टू बी वेरी क्लियर. वहाँ ऑटिज्म डायग्नोसिस को इतना नेगेटिवली नहीं लिया जाता जितना यहाँ लिया जाता है. एक्सेप्टेंस वाइज डेफिनेटली वो काफ़ी आगे हैं, लेकिन एक डिफरेंस जो है, जो हमारा पॉजिटिव है, हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी बेटर है उनसे. और रियली? यस, अच्छा, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जैसे अगर हम ऑटिज्म के ही मैनेजमेंट में जाएं, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस होती हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 20 to 22 आवर्स ऑफ इंटेंसिव थेरेपी इज नीडेड एवरी वीक. अच्छा, ठीक है. वहाँ वो लोग थेरेपिस्ट कैसे आते हैं, हफ्ते में एक बार 1 घंटा करवा लिया, 2 हफ्ते में एक बार करवा लिया. सो द टाइम दैट दे गिव फॉर देयर मैनेजमेंट इज वेरी लेस. आई सी. लेकिन यहाँ हम लोग हर रोज उसके साथ मिनिमम 1 आवर तो स्पेंड करके उनको सिखाते ही हैं. ओके, सो द थेरेपी पोर्शन ऑफ इट इज मच सॉर्टेड हियर. ओके, रिसर्च वहाँ ज़्यादा हो रही है, नो डाउट, लेकिन वो रिसर्च के हिसाब से मैनेजमेंट यहाँ ज़्यादा बेटर हो रहा है. ओके. So आई एम we- श्योर पेरेंट्स भी काफी कीन इंटरेस्ट लेते होंगे, तो वो भी आप लोगों से हाँ. सीख के फिर आई थिंक जब थेरेपिस्ट Yes. चला जाता है तो वो भी करते होंगे. Yes, yes, इन्वॉल्वमेंट yes. रहता है. हाँ, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मस्ट, मस्ट है यार. क्योंकि यहाँ 1 या 2 घंटे हमारे साथ रह रहा है, हाँ. दूसरे 22 आवर्स बच्चा पेरेंट के साथ है. सो पेरेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमारा मेन हो ही जाता है. तो आप उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं नहीं नहीं. अच्छा, क्या स्टेप्स एक मदर ले सकती है, एक वुड बी मदर ले सकती है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, सो दैट किड को कोई जो आने वाला बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इस तरह के क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आई फील हम लोगों ने है ना मदर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेंट मदर पे ज़्यादा डाल दी है. व्हाट आई ऑलवेज फील इज कि फैमिली जितना इन्वॉल्व रहेगा ना, हाँ जी, दैट वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग, लेट्स ऑल वर्क. हाँ ये भी सही है आपकी बात. ये बहुत नहीं, बिकॉज दिस आई सी, हम्म, आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ माय पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस. जी, क्योंकि मदर कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन अगर फादर इन्वॉल्व नहीं है, इन लॉज इन्वॉल्व नहीं है, या फिर उसके खुद के पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, या फिर शी इज़ नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम एनीवेयर एल्स, तो फिर अगेन सेम साइकिल में जाएगा ही कोई भी आदमी. सो आई फील कि इन जनरल टू मेक दिस जर्नी एन एन्जॉयबल एक्सपीरियंस, राइट, मतलब एन्जॉय करना है, टेंशन लेने की जगह, राइट, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल एंड वी नीड टू एंजॉय इट. वो वाला एटीट्यूड हमें चाहिए, रादर देन वरिंग अबाउट अरे मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं खा सकते, यही खाना है. ये सारी चीजें बहुत चलती है घर में. मेरा भी सवाल इसी तरह शुरू हुआ मदर के लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या करना चाहिए वो पूछा ही नहीं. बिल्कुल सही है. आई थिंक आपने पूरा कवर कर लिया दैट एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व. And it's a beautiful experience for the would-be parents and for the whole family. would-be grandparents के लिए, yes, सबके लिए यार. तो किस तरह की क्वालिटीज हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में देखते हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं? Yes. So
जो प्रॉब्लम्स उनके हैं वो सबको दिखते हैं, जैसे बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, स्पीच डिले हो सकती है, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जंपी है, मतलब कॉन्स्टेंटली एक जगह बैठा नहीं रह सकता है, हाथ गंदे हो जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है, पॉइंट नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हमें सबको दिखती हैं। मैं कल का ही मेरा केस बताऊं, वो पेरेंट्स आए, वो बोल रहे कि मैम बिल्कुल सुनता नहीं है, हम कितना भी उसको बुला ले उसके नाम से वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर मैंने उनके सामने ही बोला, उसका नाम बोला, और मैंने उसको ब्लॉक्स बहुत पसंद थे, मेरे ओपीडी में टॉयज होते ही हैं, ब्लॉक से खेल रहा था। तो मैंने बोला कि हम अज्यूम करते उसका नाम राज है, मैंने बोला राज देखो नए ब्लॉक्स, तुरंत आया। सो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट की चीजों में दे आर एबल टू फॉलो द कमांड एज वेल। यस। लेकिन उनको कैसा होता है आइडियोलॉजी कि मैं क्यों बोलूं, क्या जरूरत है कम्युनिकेट करने की, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। लेकिन उनकी मेन क्वालिटीज में बताऊं सर जी, दे हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस। अच्छा, मतलब देयर विल बी किड्स हु आर वेरी गुड विद पैटर्न्स, आप नहीं बना पाओगे उतने अच्छी बना पाएंगे। देयर आर किड्स हु आर वेरी गुड विद म्यूजिक, बहुत अच्छा गिटार बजाएंगे। देयर आर किड्स हु आर वेरी गुड विद सिंगिंग, देयर आर किड्स हु आर वेरी गुड विद पेंटिंग, देयर आर किड्स हु आर वेरी गुड विद कोडिंग एंड मैथमेटिक्स। सो दे हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड स्किल्स। ढूंढना पड़ता है बट होता है विच वी ओवरलुक। ठीक है, और ADHD इसके बारे में बताइए। यस, अभी तो ये ऐसा हो गया जैसे पूरी मेरी तो मेडिकल की वो हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। यस यस, ADHD का तो वैसा भी हो गया है ना कि अभी थोड़ा वो फैशन में भी है, क्योंकि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, वेस्ट में तो बहुत ऐसा चल रहा है कि साइकोलॉजिस्ट ही ऐसा बोल देता है कि आपको ADHD है, या फिर खुद से रिपोर्ट कर लो और मेरे को ADHD है। ऐसा नहीं होता है। ADHD एक डिसऑर्डर ही है जिसमें ब्रेन क्या होता है ना, एक थॉट का लूप कंप्लीट नहीं करता है, कॉन्स्टेंटली वन थॉट टू सेकेंड थॉट टू फोर्थ टू 10th विदाउट एनी रीजन भी जंप कर सकता है। राइट, सो उसमें सबसे हमें लगता है कि ADHD दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ऐसा लगता है कि आता होगा हाइपर एक्टिविटी का, या फिर ध्यान नहीं देता है उसका। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है रूटीन लाइफ जीने में उनको। मतलब प्लानिंग करने में, सीक्वेंस करने में, टाइम का ध्यान रखने में, चीजें याद रखने में, ये सारी चीजों में उनको ज्यादा प्रॉब्लम आता है। सो जो हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ऑफ ब्रेन है, उनमें उनको ज्यादा प्रॉब्लम आता है। बट दिस आर द इंडिविजुअल्स हु आर हाईली इंटेलिजेंट आल्सो। अच्छा, बिकॉज ब्रेन कॉन्स्टेंटली थॉट्स चर्न कर रहा है। सो दे आर द इंडिविजुअल्स हु आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एज वेल। सो गुड एनवायरमेंट एंड गुड पेरेंटिंग कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स लाइक एनीथिंग। जैसे आलिया भट्ट अभी लास्ट इंटरव्यू में शी हैज टोल्ड दैट शी हैज ADHD एंड शी इज मैनेजिंग इट, राइट? सो काफी कॉमन है, बट इट इज वेरी मच मैनेजेबल एज वेल। ओके, सो इट इज नॉट दैट कि ना हमको उससे डर लेने जरूरत है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। एक्सेप्टेंस करके एंड देन गो फॉर काउंसलिंग। आई एम श्योर कि थेरेपीज अवेलेबल है, थेरेपीज है, मेडिकेशंस भी है। अच्छा, मेडिकेशन भी है। हाँ, सो ADHD एक ऐसी चीज है जिसमें स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं। ये काफी सारे डिसऑर्डर्स में ऐसा है कि मेडिकेशंस प्रूव टू बी अ वंडरफुल कंपेनियन। अच्छा, राइट? जैसे अगर बच्चा कोई आ रहा है, 4 साल का बच्चा है, कॉन्स्टेंटली हिटिंग बाइटिंग बिहेवियर है, अग्रेसिव है, ना नेबर्स एक्सेप्ट करेंगे उसको, ना ही वो सोशलाइज कर पाएगा, ना ही स्कूल एक्सेप्ट करेगी। अभी 4 साल का बच्चा है, वो कोई बैड इंटेंशन से तो कर नहीं रहा है, उसको कोई तकलीफ है उसके वजह से कर रहा है। इन सच केसेस मेडिकेशन का रोल प्रूवन है। आई सी। तो ये सारे केसेस में मेडिकेशंस का रोल बहुत अच्छा प्रूवन है। ओके, तो डॉक्टर पूर्वा ये बताइए ना, ADHD में कौन से केसेस में मेडिकेशन चल जाती है और कौन से केसेस में सिर्फ ऑरल थेरेपी या काउंसलिंग से काम चल जाएगा? राइट, सो ये थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
क्योंकि हम लोग है ना डायग्नोसिस ही ADHD का 6 साल पे करते हैं। उसके पहले भी अवॉइड वो डायग्नोसिस का, क्योंकि तब तक बच्चे रूटीन में भी हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। जी। तो यूजुअली हम क्या देखते हैं, सिवियरिटी सबसे पहले, सेकेंड इज एज, थर्ड इज कोई स्ट्रेस फैक्टर तब प्रेजेंट है कि नहीं है। कोई भी चीज़ की ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकेशन से नहीं करते हैं, उसका बिहेवियरल थेरेपी एंड काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग उसका पार्ट रहता ही है अलॉन्ग विथ। लेकिन जो सीवियर केसेस है, जो मैंने अभी ही आपको एंगर अग्रेशन की बात की, वैसे केसेस में इट इज़ डेफिनेटली इंडिकेटेड। सेकेंड इज एज, आई ट्राई टू अवॉइड इट टिल 8 to 10 years ऑफ एज, ठीक है, ज़रूरत हो, स्पेसिफिक इंडिकेशंस हो तो, बट आफ्टर 10 to 12 years ऑफ एज उसके स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं। मुझे ज़रूरत लगे तो वैसे केसेस में काफ़ी बार मेडिकेशन पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर थेरेपी वर्क करेगी। क्योंकि कोई 16 साल का बच्चा है जिसको ADHD मैंने बोला है, राइट, वो 16 साल के बच्चे की खुद की बहुत सारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ है, वो नहीं मानेगा तुरंत आके काउंसलिंग लेने का या फिर थेरेपी लेने का। तो वैसे बच्चों में पहले मेडिकेशंस यूज़ करके उनका एक लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड अटेंशन डेफिसिट को टारगेट करके फिर हम बिहेवियरल सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक डेवलपमेंट में क्या मेडिकेशन का भी इम्पोर्टेंस है? आप लोग मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं? यस, मेडिकेशन का बहुत ह्यूज रोल है। अच्छा, मैं सोचा कि आप लोग शायद काउंसलिंग ही करते हैं। नहीं। सो यही डिफरेंस होता है कोई भी रूटीन थेरेपिस्ट और डॉक्टर में, कि हमारा मेजर पार्ट इज डायग्नोसिस, जो वो लोग नहीं कर सकते, डायग्नोसिस एंड द यूजेज ऑफ मेडिकेशन एज एंड व्हेन इंडिकेटेड। ओके, सो ये बहुत ह्यूज रोल है। यस। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में क्या ओवर डायग्नोसिस का भी इशू आता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर एनालिसिस? यस। सो ओवर डायग्नोसिस का इशू पेरेंट्स के साइड से नहीं आता है, ओवर डायग्नोसिस का इशू यूजुअली थेरेपिस्ट के साइड से आता है। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना, पहले, और उनका भी फॉल्ट नहीं है, पहले ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस इतने थे ही नहीं, अभी भी कम ही है। पूरे गुजरात में मैं आपको बोलूंगी तो लेस देन 10 ही है जो डेडिकेटेडली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओह रियली? यस, इट इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट यही रियलिटी है। सो व्हाट हैपेंस इज कि कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो सिर्फ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी OPD काफ़ी फुल रहती ही है। सो थेरेपिस्ट भी क्या सोचते हैं कि किसको भेजना है, पता ही नहीं है उनको भी, तो फिर वो भी क्या करते हैं कि जो आया, जैसे कोई बच्चा आया 3 साल पे कि मैम आ तो बोलतो નથી तो શું કરવાનું, तो वो लोग डायरेक्टली स्पीच थेरेपी चालू कर देंगे। अच्छा, वो ये इनका काम ही नहीं है, तो वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिर 1-2 साल बाद वो बच्चा मेरे पास आएगा, फिर मुझे पता लगता है कि उसको तो ऑटिज्म था और जिसकी वजह से स्पीच डिले था। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि जिसको हियरिंग डिफेक्ट था, जिसकी वजह से स्पीच डिले था, लेकिन वो डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया। करेक्ट। सो जब मैं जैसे समझ रहा हूँ कि हमें पहले डायग्नोसिस कराना चाहिए, उसके बाद में हमको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ डॉक्टर, ना कि हम उनको उल्टा जाना चाहिए। हाँ। ओके। और ये इशू आता ही है क्योंकि इसमें फिर ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, और जो क्रूशियल अर्ली इंटरवेंशन का टाइम है, ब्रेन ग्रोथ हमारा फर्स्ट 2 years में मैक्सिमम, और फर्स्ट 5 years तक तो खत्म हो जाता है फिजिकल ब्रेन ग्रोथ, वो निकल जाता है अनफॉर्चुनेटली। टेक्नोलॉजी और ये जो डेवलपमेंट है वो आपको कैसे हेल्पफुल होता है? हाँ, सो इसमें वी माइट बी द फर्स्ट पीपल जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट किया है हमने गुजरात में फॉर ट्रीटिंग दिस पेशेंट्स। क्योंकि पहले सब लोग सिर्फ रूटीन ही चीज़ करवाते थे कि कुछ आया है थेरेपी करवाओ। अभी मेडिकेशंस में भी थ्रू रिसर्च बहुत सारी न्यू मेडिकेशंस आई हैं, सो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट एज वेल। फॉर टेक्नोलॉजी स्पेशली वी हैव स्टार्टेड यूजिंग लो लाइट लेवल लेज़र थेरेपी। अच्छा। सो वो हम यूज़ करते हैं, हम वेगल स्टिमुलेटर्स यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ फ्रिक्वेंसी थेरेपीज जो म्यूजिक के रिलेटेड होता है। ऑल दिस थिंग्स वी आर स्टार्टेड यूजिंग। वी ऑल्सो गो फॉर फंक्शनल स्कैन्स ऑफ ब्रेन।
अच्छा। मतलब एमआरआई और वो जब जो रूटीन आप Routine। स्ट्रक्चर के लिए करवाते हो, वैसे हम ब्रेन की फंक्शनैलिटी के लिए स्कैन्स करवाते हैं। अच्छा, सो So- आप वो आइडेंटिफाई करती हैं कि ये ब्रेन का एरिया जो है इस फंक्शन। हाँ सो वी हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एज वेल, और उससे हमें काफी अच्छा हेल्प भी मिलता है। ओके, एक इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे चाहता हूँ पूछूं। वो ये है कि अब हम न्यूरोलॉजी की बात करते हैं और हम चाइल्ड न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, और चाइल्ड न्यूरोलॉजी में हम मेडिकेशन की बात करते हैं। क्या ऐसा होता है कि एक चाइल्ड मेडिकेशन पे लाइफ टाइम डिपेंडेंट हो जाए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरा जो पेरेंट्स को मैं समझाती हूँ वो मैं अभी समझा पाऊंगी उसकी वजह से। पेरेंट्स को यही डर लगता है कि ब्रेन रिलेटेड मेडिसिन दी ना, मतलब चालू की तो बंद नहीं कर पाएंगे जी। वो लोग, डायरेक्टली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ कंपेयर करने लगते हैं, जिसमें भी ये सही नहीं है जी। लेकिन वो डायरेक्टली उससे कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत मतलब बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें लॉन्ग टर्म मेडिकेशन देना पड़ता है। यूजुअली केसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें 3 to 6 months, मैक्सिमम 1 year या 2 years में सब बंद हो जाता है। ओह, इज इट? यस। अच्छा। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन स्टार्ट किया और हमें लाइफ लॉन्ग अभी लेना ही पड़ेगा। अच्छा। दे आर वेरी वेरी माइन्यूट केसेस जिसमें लेना पड़ता है। जैसे अभी डायबिटीज किसी को आया तो वो डायबिटीज की दवाई तो उसको लेनी ही पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, तो उसमें तो हम ऐसा नहीं बोलते कि ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। ब्रेन के लिए सबको ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ गलत ही होगा, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कंसर्न है आजकल के पेरेंट्स में तो सोशल मीडिया एंड गेमिंग के ऊपर। थोड़ा इसके ऊपर पुट सम लाइट ऑन दिस। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, और किस तरह बच्चों को हम इससे दूर रख सकते हैं? दूर तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन जितना मैल इफेक्ट कम कर सके उतना अच्छा है। सो एक क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए कि 2 साल तक नो फोन, मतलब नो फोन, 0 स्क्रीन टाइम। बच्चे के 0 to 2 years तक 0 स्क्रीन टाइम ही 0? स्क्रीन टाइम, टीवी भी मत देखो? टीवी भी नहीं। ओह अच्छा। 0 to 2 years तक 0, ये मेंटेन हो गया ना तो फिर आगे जाके इतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि क्रूशियल पीरियड ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट आ गया। ओह वाओ, सो 0 से 2 साल तक बच्चे का क्रूशियल ब्रेन डेवलपमेंट पीरियड है, तो उसमें पेरेंट्स को सेक्रीफाइस देना ही चाहिए। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज़ तो मांग रहे हैं। 0 to 2 years तक 0। जी। उसके बाद हम 30 minutes to 1 hour का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें भी वीडियो कॉल्स हो गया या टीवी पे हो गया। फोन तो नहीं ही देना है, फोन वी हैव टू अवॉइड एज लॉन्ग एज वी कैन। अच्छा। ठीक है, एक बार हमने फोन इंट्रोड्यूस कर दिया तो एक हेल्दी हैबिट हमें ही उनको सिखानी पड़ेगी। काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि फ़ोन के बिना खाएगा ही नहीं, मुझे तो देना ही पड़ेगा। मैंने बोला इंट्रोड्यूस किसने करवाया? हमने। और हम जब छोटे थे तो हम तो खा रहे थे ना फ़ोन के बिना जी। तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान को फ़ोन के बिना खाना नहीं आ रहा है। हम सिर्फ वो चीज़ उसको सिखा नहीं रहे हमको हैं। दिखाए जाते थे पेड़ है, पौधे है। कुछ नहीं, चिड़िया आधी देखो। बात बस खाना है। सही। तो ये मेन चीजें होती हैं। कमिंग टू सर योर मेन क्वेश्चन, सोशल मीडिया एंड गेमिंग, जी। आई फील कि कुछ क्राइटेरियाज है वो हमें फॉलो करने चाहिए। यूजुअली सारे सोशल मीडिया 16 years तक नहीं यूज कर सकते इंडिविजुअली, करेक्ट। लेकिन 8 साल से सब बच्चे करते हैं एज को गलत डाल के। सो आई टेल पेरेंट्स कि उसका अकाउंट मत बनाओ, अपने अकाउंट से यूज करने दो, क्योंकि अब रिफ्यूज तो नहीं कर पाओगे। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैं उनको बताती हूँ जिससे आप पहले से सेट करो। एक, ऐप टाइमर डाल दो। 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम। और ऐसे भी ऐप्स आते हैं कि आप कितना भी वो पासवर्ड चेंज कर लो और टाइमर बड़ा वो नहीं करेगा, फिर वो दूसरे दिन ही खुलेगा। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम वो बंद ही हो गया, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी। सेकेंड थिंग इज कि पहले से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो, एंड ट्रस्ट आल्सो। यस, क्योंकि क्या होता है सर कि सोशल मीडिया फीड्स ऑन देयर सेल्फ एस्टीम करेक्ट। नेगेटिवली, कि ऐसे ड्रेस नहीं होंगे तो ये नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे मेकअप नहीं करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा,
ये नहीं खाओगे तो ये नहीं बराबर है. सो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फीडबैक वो दे रहे हैं. जी. सो वो ट्रस्ट करना कि ये रियल लाइफ है और हमारी रियल लाइफ है, करेक्ट. वो पहले से सिखाना पेरेंट्स का ही काम है, बच्चे का काम नहीं है. जी. ये हो गया तो हम कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज कर पाएंगे. एंड कमिंग टू गेमिंग, some games I feel are okay to play, depends on the content a lot. Violence and everything, I'll suggest parents to avoid that. Definitely avoid that. At least till उनका एक cognitive output आ गया है, बच्चा 16-18 साल का है, उनसे थोड़ा कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है, तब तक वो अवॉइड करे तो हमारे लिए बेटर है. ठीक है. इससे एक सवाल निकल के आता है, वो ये है कि पेरेंट्स भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन बच्चा जब स्कूल जाता है या उसके कुछ सोशल फ्रेंड्स होते हैं, जब वो उनके हाथ में ज़्यादा टाइम देखता है और वो ये देखता है कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ करते हैं, तब वो वापस वो retort टसल आ जाता है retort करता है. यस, ये मेजर प्रॉब्लम है. जी. लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है सर जी. उनके एक्स्ट्रा करिकुलर शौक बढ़ाने पड़ेंगे हमें. वेरी नाइस. सो जैसे ही जो बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है 2 घंटे शाम को, उसका ऑटोमेटिकली कम ही होने वाला है फिर स्क्रीन टाइम. लेकिन अगर उसके दूसरे दोस्त है और उसका कोई शेड्यूल नहीं है, मतलब स्कूल के आने के बाद अभी कुछ नहीं है उसके पास करने के लिए, तो फिर ऑफ कोर्स उसका ध्यान उस पर जाएगा कि वो मेरा फ्रेंड वीडियो गेम खेल रहा है, मुझे भी वीडियो गेम ही खेलना है. ठीक है. फाइन. कुछ एक सवाल हमारे यहाँ पेरेंट्स ने पूछे हैं जो मैं आपको ये पूछूंगा कि डेली हैबिट्स फॉर ब्रेन डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो, पेरेंट्स भी अडॉप्ट करें और बच्चा भी अडॉप्ट करे. चलिए बताइए. सबसे पहले मंकी सी मंकी डू. पेरेंट्स जो करेंगे बच्चा वो ही सीखेगा. बिल्कुल सही है. पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं लेकिन मम्मी मैं तो घर पे अकेले थी तो मुझे तो फोन यूज करना पड़ेगा. आप फोन यूज कर रहे हो और आप बच्चे को बोल रहे हो तू मत कर, तो ये तो गलत बात है. बच्चा नहीं ही करेगा. 2 साल मान लेगा, 3रे साल वो आएगा ही बोलने के लिए. तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, आप कर रहे हो तो मैं भी करूंगा ही करूंगा. करेक्ट. सो ये सबसे पहले कि पेरेंट्स को ये आदतें सुधारनी पड़ेगी, फिर बच्चे की आदतें सुधरेगी. लेकिन 2 चीज़ें हैं सर. बच्चा जैसे ही बड़ा होना स्टार्ट हो, उसका सोशल इंटरैक्शन और पीयर इंटरैक्शन सबसे पहले, सोशल से भी ज़्यादा. अभी सर जी पता है जॉइंट फैमिली में भी बच्चे का डेवलपमेंटल डिले आ रहा है. क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे नहीं है ना. दादा दादी अंकल है, सब हैं, लेकिन बच्चा एक ही है. हाँ जी. बच्चे को दूसरे बच्चे चाहिए देखने के लिए, उनसे सीखने के लिए. करेक्ट करेक्ट. एडल्ट्स को तो मनवाना बहुत इजी है, नहीं बोलेगा तो भी आपको पता है उसको पानी चाहिए. लेकिन अगर उसके सामने उसकी उम्र का बच्चा है, उसको तो उसको बोल के बोलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, टर्न टेकिंग, शेयरिंग. सो पीयर इंटरैक्शन अर्ली एज में बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो ये तो हो गया कि अर्ली इंटरवेंशन जो आपने बताया, और क्या क्या इंक्लूड किया जाए अर्ली इंटरवेंशन में? अर्ली इंटरवेंशन रूटीन बच्चों के लिए, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं उसमें सिर्फ एक लविंग एटमॉस्फेयर. जी. बच्चे को डिसिप्लिन करना है, लेकिन ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, ना ही ज़्यादा पैम्पर मोड में जाना है. जी. एक बीच का रास्ता लेना है. काफ़ी बार हम ये सारा इंस्टाग्राम पे रील्स आती है कि आप बच्चे के फ्रेंड बने, आप वो बने. नहीं, आप बच्चे के पेरेंट्स हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है. आप बच्चे के पहले 10 साल में पेरेंट्स ही हैं, फिर फ्रेंड्स बनिए, नो प्रॉब्लम. लेकिन पहले 10 साल में यू आर देयर पेरेंट्स. ओके. आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी कुछ आप लोग एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे, लेकिन ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करिए ना जहाँ पे एक प्रोग्रेस जो है बच्चे की, शायद फॉर वॉट एवर रीज़न, यू नो, आपका डायग्नोसिस, आपकी थेरेपी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और बच्चे का पॉजिटिव होना brought the results, very fine results for you. So a lot of kids, almost all our kids show very good improvement. But I'll share 2 cases. जी.
एक लड़की, आई थिंक इफ दे विल से वॉच दिस वीडियो, उनको भी पता चल जाएगा मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। वो मेरे पास आए थे, वो यूएस से आए हैं सर। 8 साल उन्होंने बहुत वहाँ मेहनत की, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं। फिर थ्रू अ रेफरेंस मेरे पास आए। 8 साल की बच्ची थी, उसका टॉयलेट कंट्रोल भी नहीं था, ओके, वर्बल स्पीच कुछ नहीं। ऐसे 1 साल हुआ है, 1 साल टॉयलेट ट्रेंड है, खुद की चीज़ें खुद से कर रही हैं, सेंटेंसेस में बातें कर रही हैं। वाह, सो फॉर मी दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। करेक्ट। ये एक केस है। व्हाट अबाउट पेरेंट्स? दे वेरी हैप्पी, दे वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली, आई एम श्योर कितनी दुआएं मिली होंगी आपको। यस, मोर देन दैट, वो बच्ची रूटीन स्कूल में पढ़े या ना पढ़े वो प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इम्प्रूव हो गई। करेक्ट, ट्रू। आप सोचिए, 8 साल की बच्ची को आपको टॉयलेट का भी वो ध्यान रखना पड़े, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। या और जैसे ही बच्चा बड़ा बड़ा होगा, आप कैसे करोगे? बहुत हमने सुना है एआई के बारे में, और एआई सब जगह इनरोड कर रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके प्रोफेशन में एआई का क्या रोल होगा? सो एआई सर हमें एक तो डायग्नोसिस में भी बहुत हेल्प करेगा। प्रोसेस में है अभी ऐसा नहीं है कि आ गया है और यूज़ बहुत अच्छे से हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद इन नेक्स्ट 10 years diagnosis will become more accurate, especially autism diagnosis. Second is AI will also help to curate therapists and patients, जी, कि उनको कनेक्ट करवा दे, यू नो, एक प्लेटफॉर्म बना दे, थिंग्स लाइक दैट। ओके डॉक्टर पुआशा, वी आर जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मेरे 2 सवाल हैं जो मैं आपको पहले पूछना चाहूँगा, और फिर हम धीरे धीरे क्लोजर की ओर आएंगे। अगर हम स्कूल्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहें फॉर न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन, क्या एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी या चेंज करनी चाहिए? टीचर्स का माइंडसेट। टीचर्स ही बहुत ऐसा सोचते हैं कि ये अलग बच्चा है, ये नहीं यूज टू होगा इससे। जो स्कूल में बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं ना, वो भी टीचर्स के वजह से ही करते हैं, क्योंकि पॉलिसीज तो है प्लेस पे। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो रखी है कि आप ना नहीं बोल सकते हो, आपको देना पड़ेगा एडमिशन, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले आई फील, क्योंकि टीचर्स को भी बहुत मिसकंसेप्शन है। आप नहीं मानोगे, मैं एक स्कूल में गई, प्री स्कूल में, एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया था। वो मुझे एंड में ऐसा बोल रहे थे कि मैम ये तो इसीलिए बढ़ गया है ना क्योंकि अभी मम्मियाँ ध्यान नहीं देती है बच्चों पे। बोला आप खुद वर्किंग हो और आपका ही थिंकिंग ऐसा है कि बच्चे को स्पीच डिले और डेवलपमेंटल डिले इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मम्मियाँ ध्यान नहीं दे रही हैं, रादर देन थिंकिंग कि और क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं और हम कैसे उसको हेल्प कर सके। या एक टीचर यूजुअली एक लेडी होती है, वो ड्यूल रोल प्ले कर रही होती है। यस, फैमिली में वाइफ, मॉम, यू नो, और यहाँ पे स्कूल में टीचर। तो यस, आई एग्री विद यू। तो टीचर्स का माइंडसेट आप कहती हैं कि आपको चेंज करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है कि किस एज तक या क्या एक अच्छे बच्चे को भी आपके पास लाना चाहिए? मैं तो बोलूँगी यस, क्योंकि वो ही नॉट प्रोफेशनली नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन द डेवलपमेंट ऑफ द किड नहीं, आपका क्या रोल हो सकता है, ये सवाल उभर के आता है। मैं इसका जवाब एक एग्जांपल से देती हूँ। सैटरडे था, आई वाज जस्ट फिनिशिंग माय ओपीडी। एक ग्रैंडफादर आए, उन्होंने बोला मैम मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। मैंने बोला ओके सर, किस चीज़ के लिए चाहिए, क्या है? उन्होंने बोला मेरे 2 ग्रैंड किड्स हैं, मेरे दोनों बच्चे मतलब हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग हैं और हम उनका देखभाल करते हैं बच्चों का उनके एब्सेंस में। आई वॉन्ट टू नो कि हम वो क्या करें जिससे इन दोनों का डेवलपमेंट बेहतर हो। ओके, सो द ग्रैंडफादर came. Wow. So I think the answer lies in that same question कि just क्योंकि क्या हो गया ना कि अभी नहीं है, पहले बोलते थे it takes a village to raise a child,
विलेज तो है ही नहीं, अभी नेबर्स भी नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स भी सबको नसीब नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली. सो व्हेन यू आर रेजिंग योर किड just to depend on information from internet is not enough. Correct. So I feel for guidance point of view, just to understand कि milestone के check point क्या क्या हैं, red flags कौन से ध्यान में रखने हैं, कुछ आए तो early intervention हो सके, एक routine follow up, I say एक follow up 6 months of age पे, एक follow up around 2 years of age पे, एक फॉलोअप अराउंड 5 years of age पे, रूटीन फॉलोअप जी, कुछ ना हो तो भी जी, इज ऑलवेज बेनिफिशियल. और आप 6 years तक चली, फिर उससे आगे आपका स्कोप तो 18 years तक है. बट ये रूटीन फॉलोअप की मैं बात कर रही हूँ, फिर तो कुछ भी हो तो वो तो 18 years तक आ ही सकते हैं. सो नाइस ऑफ यू. आपने काफ़ी सारे एरियाज पे यू फोकस्ड एंड यू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट. एक सवाल और मेरे दिमाग में जहन में आता है और छोटा सा है, क्या इस प्रोफेशन में ज़्यादा फीमेल्स हैं मेल्स हैं? डॉक्टर्स में मैं तो डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ. हाँ, डॉक्टर्स में गुजरात में तो जितने हैं सब फीमेल्स हैं. लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में काफी सारे, इट्स एन इक्वल रेशियो. अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में लड़कियां ज्यादा है. ठीक है. एनी स्पेसिफिक रीजन? पेशेंस major factor, because it's a very branch which requires a lot of patience. मेरे पास कोई अगर बच्चा आता है, पेरेंट्स आते हैं, मिनिमम 1 घंटा होता है. मिनिमम. Okay, so what are your practice hours? 10 to 8. अच्छा. But we take break in between. Okay. But usually 10 to 8. Okay. So that is Monday through Saturday? Monday to Saturday. In one day you are in Baroda on Thursdays. ठीक है. So ma'am, we are now coming to the end of this beautiful podcast. और मैं थैंक्स बोलूँ उससे पहले 2 चीज़ें. हमारे ऑडियंस हमेशा जानना चाहते हैं कि जो भी आपके गेस्ट आते हैं उनका स्कूप क्या है. स्कूप का मतलब है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन. हर गेस्ट जो हमारे यहाँ आता है और हर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो ऑर्डिनरी होता है, और कहीं ना कहीं से आगे चल के वो ये सोचता है कि मुझे अब ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है. या तो उस समय वो अपने लिए कोड बनाता है जिसको बोलते हैं सक्सेस कोड. तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि डॉक्टर पूर्वा शाह का सक्सेस कोड क्या है. The first success code is जो मेरे my father inculcated in me since I was very young was to just keep working. अच्छा. कुछ भी चल रहा है लाइफ में, लाइफ अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, यू हैव टू कीप वर्किंग. ये एक है. दूसरा है द ग्राइंड टू मेक देयर लाइफ्स बेटर, this kids lives better, nothing else, just that grind to make this kids lives better. ये जब पेरेंट्स आके बोलते हैं ना कि मैम ये पहली बार मुझे देख के माँ बोला, for me that is something that is beyond everything that I achieve in life. So these 2 things. Okay, so sweet and very emotional. Yeah. ठीक है. So ma'am, द लास्ट एंड क्या बोलते हैं, इट्स योर, पूरा का पूरा ऑडियंस आपके सामने है. आप यू कैन टॉक टू देम डायरेक्टली, एड्रेस देम, जो भी आप बात करना चाहते हैं 1-1.5 मिनट आप यू कैन टॉक टू देम प्लीज. मेरा टॉक है 2 लोगों के लिए. पेरेंट्स के लिए सबसे पहले और दूसरा थेरेपिस्ट के लिए. पेरेंट्स कुछ भी लगे तो गूगल इन्फॉर्मेशन या इंस्टाग्राम के हेल्थ एक्सपर्ट्स पे बिलीव नहीं करना है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये लोग फ्रॉड होते हैं. कोई 1-2 महीने का सर्टिफिकेशन पे वो लोग कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लॉ स्ट्रिक्टर नहीं है, लेकिन हो रहे हैं, तो इनकी ये मिस इन्फॉर्मेशन चली जाएगी होपफुली. सेकेंड, प्लीज़ डू नॉट गो इनटू डिनायल. ये चीज़ों की इतनी अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस, मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है कि डिनाइल में जाओगे तो आपको ही डिसएडवांटेज है, गैर फायदा है आपके बच्चे को ही. सो स्ट्राइव फॉर द एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस जैसे ही स्ट्राइव करोगे हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे. एंड टू द थेरेपिस्ट, मैं समझ सकती हूँ कि आपका फॉल्ट नहीं है कि डायग्नोसिस के बाद करना है, क्योंकि आप सालों तक
एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या न्यूरो डेवलपमेंटल के पीडियाट्रिशियन के बिना यू आर सीइंग दिस पेशेंट्स एंड वर्किंग विद देम, बट a structured approach will give better results to your patients and bring you also credibility. आपकी credibility भी उससे ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि आप कम टाइम में उनको रिजल्ट दिखा पाओगे. सो पहले हम डायग्नोसिस या असेसमेंट पे स्ट्राइव करें, फिर उनका मैनेजमेंट पे स्ट्राइव करें, एंड दैट इज हाउ वी शुड गो फॉर. थैंक यू. फाइन फ्रेंड्स, आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे ये पॉडकास्ट देखने के बाद में, और कोई भी सवाल हो उसे अपने मन में मत रखिएगा. आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं. हम डॉक्टर पूर्वा शाह को सारे क्वेश्चन देके उनसे आंसर लेंगे, एक एक्सपर्ट के आंसर या उनके आप ही की डिटेल्स उनको दे देंगे, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे या आपको सारे आंसर्स दे देंगे. और हमें भी आप बता सकते हैं, हम उनके पूरे कांटेक्ट डिटेल्स जो है, कहाँ पे उनका क्लिनिक है, कितने बजे से कितने बजे तक मिलती हैं, कब कब मिलती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन विल प्रोवाइड यू. ठीक है. सो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अपने भविष्य में, अपने भविष्य के लिए, जो छोटा बच्चा है आपके ज़िंदगी में जो आया है, उसके लिए अगर थोड़ा टाइम देना पड़े और इस तरह के स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए तो ज़रूर मिलिएगा. ओके जी, चलिए. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक्स अ लॉट. Thank you, I enjoyed sir. talking to you. Same here, same here.